दोस्तों अब जो हमारा अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नंबर है लेसन नंबर 21 और इस चैप्टर का नाम है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ये चैप्टर हमारी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, मतलब पूरे आईबीसी कोड का सबसे छोटा चैप्टर है एंड सबसे छोटा है और सबसे फालतू का भी चैप्टर है। क्योंकि देखो ये चैप्टर हम पढ़ा तो देंगे आपको, बट रियल लाइफ में इसकी एसेंस कितनी होगी जब मैं आपको भी कुछ बातें बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर रियल लाइफ में आएगा तो आएगा कब। आपको मिसाल के तौर पे मैं एक बात बता देता हूँ। देखो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का मतलब क्या है? फ्रेश एक नई शुरुआत करना, एक नई शुरुआत करना यानी कि एक बंदा है जो कर्जे में है, परेशान है और वो चाहता है कि एक बार मेरी जिंदगी से ये सारा कर्जा हट जाए और मैं अगले दिन से एक नई शुरुआत करूं, फ्रेश स्टार्ट करूं। इस प्रोसेस के लिए जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो हेल्प करती है टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस होता है। अब ये कितना इम्प्रैक्टिकल है मैं इसके लिए आप एक को बात बता देता हूं। वो डेटर, वो बंदा जिसकी देखो ग्रॉस एनुअल इनकम कितनी है, डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज। एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम लेस देन इक्वल टू कितनी है 60,000 रुपीज। मुझे बस एक बात बता दो, 60,000 रुपए से कम सालाना इनकम किसकी होगी? कौन से बिजनेसमैन की होगी? या और छोड़ो, जो असेट्स है उसकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट्स है वो भी 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेटा एक पनवाड़ी होता है ना जो खोखा लगा के बैठा हुआ है, 20,000 से ज्यादा असेट्स तो उसके पास होती हैं। तो ये बात तो बड़ी ऑब्वियस सी है। ये जो चैप्टर है बस वो दे रखा है, अब दे रखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा, ठीक है? आइए जरा शुरू करते हैं। ये सिर्फ मैंने चैप्टर को थोड़ा सा मायूस करने के लिए, एक तरीके से चैप्टर कितना बेवकूफ बनाने वाला है, सिर्फ इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पॉइंट पर आया हूं। बट हम एकदम रूटीन में एक बार रिवीजन अपनी स्टार्ट करते हैं। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ये एग्जैक्टली है कहां पे? ये है हमारा भाई पार्ट 3 में। आईबीसी का जो पार्ट 3 है उसी के पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 में इस चैप्टर का क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक आप पढ़ोगे? 80 से 93। टोटल कितने सेक्शंस हैं? टोटल 14 सेक्शंस हैं। और ये 14 सेक्शंस जल्दी जल्दी से हम लोग निपटा देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा एंड फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे आप समझिए, अकॉर्डिंग टू दी देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जब अगर कंपनीज और एलएलपी का केस है तो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो जाती है? एनसीएलटी। और अगर केस किसका हो, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का, कौन सी पार्टनरशिप? अनलिमिटेड पार्टनरशिप, वो रजिस्टर्ड होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शैल बी फाइल्ड बिफोर इट। यानी कि जो क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो किस अथॉरिटी को दी जाएगी? तो भैया वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दी जाएगी। अब क्योंकि देखो जो एलिजिबल पर्सन है जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं वो कौन लोग होंगे, अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उनके लिए प्रॉपर कौन होगा, डीआरटी होगी। यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट बंदा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता ही है मैंने ग्रॉस एनुअल इनकम और एवरेज असेट्स जो हैं वो बता दिए हैं। तो इतना कौन सी इनकम कंपनी होगी, इवन एक कंपनी जो बिल्कुल एक तरीके से डोरमेंट नेचर में चल रही होगी ना, उसकी भी असेट इससे ज्यादा होंगी। तो यहां पे उसको हम इग्नोर मार सकते हैं। आपको बस यहां पे ये समझना है कि जो डीआरटी है, डीआरटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब आइए जब भी हम फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए एक वर्ड है क्वालिफाइंग डेप्ट, ये आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस किसके लिए है? कॉन्सेप्चुलाइज हुई है उन पर्संस के लिए जो ओ करते हैं, जो उधार में हैं रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड उनके पास इतनी बहुत कम या ना के बराबर इनकम है या असेट्स है कि वो अपने डेब्ट्स को रीपे कर पाए। उनके लिए मसीहा बन के ये क्या आया है, हमारा पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 2 आया है, जिसमें ये 14 सेक्शंस इसकी मदद करेंगे। और डेटर को रिक्वायर्ड नहीं है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट कंप्राइजिंग ऑफ क्वालिफाइंग डेप्ट फॉर विच अ डिस्चार्ज ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 92। जिस बच्चे ने इंडिविजुअल या फिर फर्म इंसॉल्वेंसी अभी मुझसे पढ़ा है, यानी कि वीडियो जो मैंने बना रखी है अगर आपने वो पढ़ रखी है, ये चैप्टर आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे कॉमन मिलेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि डिस्चार्ज ऑर्डर क्या होता है। डिस्चार्ज ऑर्डर यानी कि अब डिस्चार्ज हो गया अपनी सारी प्रॉब्लम से, अब वो अगले दिन से एक नई शुरुआत कर सकता है। यानी कि एक तरीके से जो बंदा इस तरह कर्जे में है और उसको फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर का ऑर्डर पास हो चुका है और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है अपनी सारी जिम्मेदारियों से। अब जरा समझिए
क्वालिफाइंग डेप्ट, क्वालिफाइंग डेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेप्ट से आज़ादी मिलेगी, मतलब किस डेप्ट को वो छोड़कर आगे बढ़ सकता है, उसकी डेफिनेशन देखो ये दे रखी है क्वालिफाइंग डेप्ट, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द क्वालिफाइंग डेप्ट्स। आइए जरा देखते हैं। क्वालिफाइंग डेप्ट मतलब वो अमाउंट ड्यू जिसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट और एनी अदर सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स ओड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक डेटर है, उसने अगर किसी से कोई पैसे लिए हैं क्रेडिटर से, उस पैसे का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगाया अभी तक, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फॉर लिक्विडेटेड सम, या तो अभी तुरंत देने थे या फिर किसी फ्यूचर टाइम पे देने थे। ये चीजें हैं, मतलब एक जनरल कवरेज दे दी है कि प्रिंसिपल और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट चाहे आज देना था चाहे आज से कुछ टाइम बाद देना था, फ्यूचर में देना था, वो क्वालिफाइंग डेप्ट में आ जाएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, तीन चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, तीन चीजें क्वालिफाइंग डेप्ट में इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि वो डेप्ट की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, आप उस डेप्ट को छोड़ नहीं सकते हो। और वो तीन डेप्ट का नाम क्या है बेटा? सबसे पहला है एक्सक्लूडेड डेप्ट। नाम में क्या है? एक्सक्लूडेड, वो डेप्ट जो एक्सक्लूड कर देते हैं हम फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द क्वालिफाइंग डेप्ट। दूसरा वो डेप्ट जो बेटा एक्सटेंट है सिक्योर्ड, यानी कि एक लिमिट तक जहां तक वो सिक्योर्ड है उस डेप्ट को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सिक्योर्ड डेप्ट कौन से होते हैं? जो भी कंपनी की किसी भी असेट पे चार्ज होता है जिसका, वो हमारा डेप्ट सिक्योर्ड डेप्ट हो जाता है। तो अगर किसी का कोई डेप्ट सिक्योर्ड है तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसको उसके कर्जे के पैसे मिलेंगे उसकी असेट्स बेच के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा है एनी डेप्ट, हर वो डेप्ट जो इंकर्ड हुआ है 3 मंथ्स प्रायर, यानी कि 3 महीने से पहले का अगर कोई पुराना डेप्ट है तो बेटा आप चाहो या ना चाहो वो आपको पे करना पड़ेगा। आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर इन 3 केसेस में आपको अगर सॉल्यूशन, देखो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस तो मिलेगा नहीं, अगर आपकी हालत इतनी खराब है कि आप ये 3 अमाउंट पे ही नहीं कर पा रहे हो, देन फिर आपको वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा। यानी कि इंसॉल्वेंसी में बेटा थोड़ी सी बदनामी होती है पर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में बदनामी नहीं होती है। वो क्या है, एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से बोनस मिल गया इनको कि यार ठीक है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट है वो आपको पे नहीं करना, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप ये जो 3 अमाउंट मैंने स्पेसिफाई करे हैं, अगर ये अमाउंट भी देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो जिन लोगों को, जिन क्रेडिटर्स को आपको ये पैसे देने हैं, वो आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले बात आ रही है बेटा एक्सक्लूडेड डेप्ट क्या होता है। तो देखो एक्सक्लूडेड डेप्ट मींस, जिस बच्चे ने इंडिविजुअल या फर्म इंसॉल्वेंसी की वीडियो देख रखी है उसको पता है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है एक्सक्लूडेड डेप्ट का। यहां पे जो मतलब है वहां पर भी सेम मतलब है, यानी कि सरकार सबसे पहले अपने पैसे नहीं छोड़ेगी, मतलब लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई फाइन चार्ज किया है तो वो यहां पे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर लाइबिलिटी टू पे फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर आपको कोई लाइबिलिटी है किस चीज के लिए, आपको वो डैमेज पे करना है अगर आपकी किसी लापरवाही या आपकी किसी बदतमीजी या फिर आपने कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है, अगर उसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है, आप उसके लिए लाइबल हो तो वो आपको अभी भी देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को अगर मेंटेनेंस पे करना था वो भी इसमें आ जाएगा। स्टूडेंट लोन यहां पे आ जाएगा और अदर डेप्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि एक तरीके से रेजिडुअल चीजें यहां पे आ जाएंगी। आपको क्या याद रखने हैं? मेन 4 पॉइंट्स है A to D, ठीक है ना? A to D है, दोबारा से एक बार अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। कौन कौन से पॉइंट? आ जाओ जी एक बार अगले पेज पे हम साथ के साथ जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी साथ के साथ लिख लिया करेंगे। आइए जल्दी से हम 1 सेकेंड। आइए कौन कौन सी चीजें हैं? 7915 में लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड डेप्ट्स, एक्सक्लूडेड डेप्ट्स। जल्दी से ए पॉइंट क्या दे रखा है हमारा? लाइबिलिटी। देखो सिर्फ कीवर्ड अगर मैं आपको लिखवाऊं तो देखो कीवर्ड क्या है? फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारी डैमेजेस फॉर, किसके लिए? नेग्लिजेंस। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो सिर्फ डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस अगर आपने रट्टा मार रखा है तो आपको बाकी की लाइन अपने आप याद आ जाएगी। नेग्लिजेंस था, न्यूसेंस था या फिर ब्रीच था, एंड ब्रीच, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। सी पॉइंट क्या था? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अगर आपने वादा किया किसी पर्सन को देने का तो वो यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। फिर स्टूडेंट लोन।
याद हो गया, अच्छी बात है। नहीं याद हुआ तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, इसको याद करो, उसके बाद आगे बढ़ना। एक्सक्लूडेड डेब्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना। और फिर 3 चीजें थी ना, देखो क्वालिफाइंग डेब्ट क्या था हमारा, क्यूडी का मतलब क्या था, सारे डेब्ट इंक्लूड हो जाएंगे, बट इसमें से सिर्फ क्या हो जाएंगी, 3 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी बेटा, 3 चीजें थी। पहली चीज क्या थी हमारी, पहली चीज एक्सक्लूडेड डेब्ट, ये जो 4 पॉइंट हमने यहां पे पढ़े हैं ये चीजें इंक्लूड नहीं है, तो एक्सक्लूडेड डेब्ट इंक्लूड नहीं है। दूसरी चीज क्या इंक्लूड नहीं है, सिक्योर्ड डेब्ट, अगर कोई डेब्ट सिक्योर्ड है वो यहां पर नहीं आएगा। और फिर तीसरी चीज हमारी क्या हो गई, डेब्ट प्रायर टू 3 मंथ्स, 3 महीने से पहले से अगर कोई डेब्ट है तो वो भी यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग डेब्ट। अगर क्वालिफाइंग डेब्ट नहीं है तो आपको इससे आजादी नहीं मिलेगी, इससे फ्रेश स्टार्ट आपको करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको ये तो पे करना ही पड़ेगा। आइए जी, देन उसके बाद एलिजिबिलिटी, अब सेक्शंस की बारी आती है। देखो सबसे पहले क्या था, 80 से लेकर 93, 80 to 93 है। सबसे पहले हम सेक्शन 80 की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, कि कौन कौन एलिजिबल है एप्लीकेशन देने के लिए। तो 81 में देखो क्या बात लिखी है, डेटर, एक ऐसा डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट एंड फुलफिल्स द कंडीशन। और वो देखो एक बंदा जो डेब्ट पे नहीं कर पा रहा, ऑफ कोर्स सी बात है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की नौबत उसी के लिए आएगी जो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा, वो बंदा जो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा, बट ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा नहीं, दूसरी चीज भी है कि सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस है, अगर वो बंदा उन कंडीशंस को भी फुलफिल कर देता है, मतलब 81 में क्या लिखा हुआ है कि 82 की अगर कंडीशंस फुलफिल कर देता है कोई बंदा, वो एंटाइटल्ड हो जाएगा बेटा एप्लीकेशन देने के लिए फॉर फ्रेश स्टार्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेब्ट। पर डिस्चार्ज किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग डेब्ट का होगा। वो जो 3 चीजें हम लोगों ने छुड़वाई हैं, एक्सक्लूडेड डेब्ट, सिक्योर डेब्ट और डेब्ट प्रायर टू 3 मंथ्स, ये एक्सक्लूडेड मतलब ये क्वालिफाइंग डेब्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। अब वो जो कंडीशंस की मैं बात कर रहा था, ये देखो ये वाली जो कंडीशंस की बात कर रहा था मैं, कहां गई ये वाली कंडीशंस की बात कर रहा था, ये दे रखी है 80 सबसेक्शन 2 में, 80 सबसेक्शन 2 में। तो देखो कंडीशंस क्या हैं, आइए जरा देख लेते हैं। कंडीशंस है हमारी ये, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इस चैप्टर की जान जो है वो यही चीज है। क्या कंडीशंस हैं आइए जरा देखते हैं। जो देखो बिल्कुल दरिद्र इंसान जिसके पास कुछ नहीं है बेटा, मतलब सही बता रहा हूं, सड़क पे फुटपाथ पे अगर कोई दारू पी के बेवड़ा पड़ा है उसके पास इससे ज्यादा असेट्स हो सकती हैं, मतलब इतना बुरा हाल है, उस बंदे के लिए क्या दे रखी है, ये सारी की सारी प्रोविजन दे रखी है। यानी कि अगर किसी बंदे को फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है तो इसे ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, सारी की सारी, यानी मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं, सारी की सारी करनी है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, मैं आपको एक काम करता हूं साथ के साथ लिखवा देता हूं। आइए 80 सबसेक्शन 2 में कंडीशंस दे रखी हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्रॉस एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम, पूरे सालाना इनकम उसकी कितनी है, लेस देन इक्वल टू 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट्स, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट्स उसकी देखना लेस देन इक्वल टू 20,000। फिर सी पॉइंट, अच्छा क्वालिफाइंग डेप्ट कितना है, मतलब उसे अगर आजादी मिलेगी तो कितना उधार तक की आजादी मिलेगी, तो ध्यान से देखना एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग डेप्ट जितनी आपको छूट मिल सकती है वो कितनी है, सिर्फ 35,000 का कर्जे तक आपको छूट मिल जाएगी। 35,000 तक का अगर आपका कर्जा है, प्रोवाइडेड कि 2 कंडीशन आप पूरी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डी क्या है, आप अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट नहीं हो, नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, यानी कि आप ऑलरेडी अगर डिस्चार्ज, ये जो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट की जो बात है बेटा ये आप कई बार पढ़ चुके हो, कई जगह एलिजिबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो नॉट एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट। देन अगला पॉइंट हमारे को दे रखा है, उसका अपना कोई घर नहीं होना चाहिए, है ना, डज नॉट ओन ड्वेलिंग यूनिट, मतलब जिसमें वो रहता हूं, डज नॉट ओन ड्वेलिंग यूनिट, अपना खुद का रहने का घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेरा घर होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है आपकी एसेट्स 20,000 से ज्यादा होंगी। देन भाई आप फ्रेश स्टार्ट की जरूरत क्या है, आपको फ्रेश स्टार्ट का मौका सिर्फ तब दिया गया है ताकि आप के पास कुछ भी नहीं है पे करने के लिए, एसेट्स बेचने के लिए भी नहीं है कि आप उधार दे पाओ, तो इसलिए नई शुरुआत के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। देन उसके बाद एफ, ऑलरेडी कोई आप एक काम करो, नो
फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस FSP, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस FSP लिख देंगे, हैज़ बीन मेड हैज़ बीन मेड इन प्रेसीडिंग 12 मंथ्स। आप हर साल बेटा अगर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए आओगे तो सरकार आपका कब तक समर्थन करेगी? तो पिछले 12 महीने में आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए ना आए हों, ये मेक श्योर करते लेना है आपको। और फिर लास्ट EF के बाद क्या आता है बेटा? G आता है। तो देखो इंसॉल्वेंट, चाहे नो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या फिर बैंक्रप्सी प्रोसेस आपके अगेंस्ट नहीं चल रहा हो, नॉट सब्सिस्टिंग अगेंस्ट डेप्टर यानी कि ये जो 7 पॉइंट है, अगर 7 कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप कल से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हो लॉ मेकर्स को कितने कैसे कैसे लोगों का भला करना पड़ता है, मजबूरी है, करना तो पड़ता है। आप प्लीज आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये याद नहीं कर रहे हो तो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। प्लीज, मैं तो देखो आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। आपके पास एक ऑप्शन है कि मेरे बोलते हुए मुंह को आप तुरंत पॉज करके बंद कर दो, अपने आप को याद करो इसे ढंग से और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट पे। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश ऑर्डर स्टार्ट। हमने 80 में क्या पढ़ ली बेटा कि कौन कौन एलिजिबल है? अब है एप्लीकेशन देने की बारी। किस सेक्शन में बेटा? सेक्शन 81 तक पहुंच गए हम लोग। आइए सबसे पहले सब सेक्शन 1 करते हैं हमारा। व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 80 बाय अ डेटर, जैसी एप्लीकेशन फाइल होती है, जिस बच्चे ने इंडिविजुअल या फर्म इंसॉल्वेंसी करा है उसे पता है एप्लीकेशन फाइल करते ही इंटरिम मॉरेटोरियम क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेट एप्लीकेशन। और खत्म कब होती है? जिस दिन वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाती है, एंड शेल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन या फिर रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन। आ रही बात समझ बेटा? ये की पॉइंट सिर्फ याद रखना कि जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करते हो आप उस दिन से इंटरिम मॉरेटोरियम चालू हो जाता है, और जिस दिन वो एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है उस दिन इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है, ठीक है? देन उसके बाद सबसेक्शन 2 में देखो क्या बात लिखी हुई है। ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड, इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड में क्या होता है आपको अच्छे से पता है बेटा, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई नया लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऑलरेडी लीगल एक्शन चल रहा है वो फिर पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि अभी वो स्टे कर देंगे उसे, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो उसको। फिर 81(3) के अंदर मैनर और वो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस है, जरूरत नहीं है। 81(4) अब जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी है एप्लीकेशन के साथ? तो देखो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 जो आप दोगे उसके साथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको, सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। एफिडेविट किस वजह से देते हैं कि कहीं आप कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो आप कानूनी तौर पे सच बोल रहे हो, ये चीज एफिडेविट श्योर करती है। तो कौन कौन सी चीजें आपको देनी है? आओ जरा लिख लेते हैं इसे शॉर्ट में। अरे 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 सॉरी आइए, क्या है हमारा, कौन सा सबसेक्शन है ये? शायद 81 सबसेक्शन 4 था। 81 सबसेक्शन 4, इन्फो विद एप्लीकेशन फाइल्ड एप्लीकेशन जो फाइल करी है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 81। लो जी, सबसे पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या है। लिस्ट ऑफ डेप्ट, लिस्ट ऑफ ऑल डेप्ट ओड बाय डेटर। डेटर ने जो जो उधार ले रखे हैं, 35,000 के उधार, देखो 35,000 तक आपको दिखाना है जो भी आपने उधार ले रखे हैं, वो सारी की सारी चीजें। देन बी पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर उस पर कोई इंटरेस्ट पेबल है तो वो भी यहां पे आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल एंड रेट उस पर क्या लगा है, एंड रेट देयर ऑफ। देन उसके बाद सी पॉइंट क्या है? लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। अगर उन डेप्ट्स के रिस्पेक्ट में आपने कोई सिक्योरिटी आपके पास है तो वो आप बताएंगे। देन उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर, एंड सिर्फ डेटर का नहीं, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का। इमीडिएट यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में जो उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, बीवी बच्चे। कब तक का? अप टू, कलर चेंज कर देता हूं, 2 years तक का। प्रायर टू डेट ऑफ फाइलिंग, प्रायर टू डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से जस्ट 2 साल पहले तक की आपको देनी होगी। देन उसके बाद ई पॉइंट, डेटर्स पर्सनल डिटेल्स, डेटर की पर्सनल डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। देन ई एफ, ई के बाद क्या आता है बेटा? एफ आता है, हाँ, रीजन ऑफ एप्लीकेशन। यार इतने काफ़ी रहेंगे।
रीज़न ऑफ एप्लीकेशन, कि आपका रीज़न क्या है एप्लीकेशन देने का। जी, लीगल प्रोसीडिंग अगर आपके अगेंस्ट कोई चल रही है, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग, थोड़ा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, जो डेटर की नॉलेज में है, जो उसके अगेंस्ट चल रही है। GH कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, और आपने क्या करा है, एफिडेविट के साथ बोल रहे हो तो आप झूठ नहीं बोल सकते। कंफर्मेशन दैट नो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस 12 months प्रेसीडिंग आपने लिया हुआ है। अवेल्ड, आपने 12 महीने पहले, मतलब 12 महीने हो चुके हैं, अगर आपने एफएसपी पिछले 12 महीने पहले लिया है, अगर 12 महीने से भी पहले लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पिछले एफएसपी में और इस एफएसपी में कम से कम 12 महीने का गैप होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे श्योर करवाई गई है। आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। 5, 3, 8, टोटल 8 पॉइंट है। आई थिंक आप इसको याद कर लोगे अच्छे बच्चों की तरह, आप फिर आगे बढ़ सकते हो आराम से। मैं अगला पॉइंट पे आता हूँ। अगला सेक्शन आ गया हमारा, सेक्शन नंबर 82। हमने सेक्शन 80 कर लिया, सेक्शन 81 कर लिया, बारी आती है सेक्शन 82 की। जरा देखिएगा क्या है इसमें। देखो, सीधे हम 80 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन दे रखा होगा। और 82 किसके बारे में बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड मैं कहूंगा जिसने इंडिविजुअल या फर्म इंसॉल्वेंसी कर रखा है, तो बेटा उसके लिए मजाक है ये, उसको पता है कि ये चीजें सारी रिपीट होने वाली हैं। यानी कि अगर एप्लीकेशन फाइल हुई है थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आप क्या कर सकते हो, आप या तो खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटर, या फिर आप या तो आप खुद फाइल कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करोगे और उसके थ्रू आप क्या करोगे, फाइल करवाओगे। अब बेटा इस पे इतने ही पैसे होते हैं, इसके अपने खुद के बांधे लगे हुए हैं खाने के, और ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर करेगा है, जितनी इसके पास असेट्स होंगी बेटा उससे ज्यादा उसकी फीस होगी। तो आपको लगता है कि वो बंदा हायर करेगा, बट चलो कानून में प्रोविजन दे रखा है, और हम टीचर है, हमारा पढ़ाना काम है, पढ़ा देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द डेटर थ्रू अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, बोर्ड को डायरेक्ट करेगी। बोर्ड मतलब IBBI को डायरेक्ट करेगी 7 दिनों के अंदर, जिस दिन इसके पास एप्लीकेशन आई है, और कंफर्मेशन लेगी किससे, बोर्ड से, कि कहीं कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट। और अगर और बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को जो 7 दिन के अंदर रिक्वेस्ट की है, बोर्ड को कंफर्म करना पड़ेगा इन राइटिंग, कि कंफर्म करेगा कि अपॉइंट कर लीजिए इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, क्योंकि एकदम चंगा बंदा है, या फिर क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। और साथ में क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। आप क्या कर दोगे, पहले तो उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिजेक्ट कर दोगे अगर उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, और साथ ही साथ आप एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी तरफ से नॉमिनेट करोगे उस फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए। देन उसके बाद अगर एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द डेटर इटसेल्फ, जो ज्यादातर केसेस होंगे, यानी कि डेटर अब खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहा है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, देन इन दैट केस क्या होगा, बोर्ड, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो कोई रेकमेंड कर नहीं रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड को कहेगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को बोलेगी कि सुनो एक अच्छा सा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेकमेंड करो, सो दैट इस बंदे की फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय बोर्ड। बोर्ड क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा 10 दिनों के अंदर ऑफ रिसीविंग द डायरेक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट करी या फिर डायरेक्शन दी कि भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेकमेंड करो, उसके 10 दिन के अंदर वो रेकमेंड कर देगा, नॉमिनेट कर देगा, और फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा। और ये जो कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट है, अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बी प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश स्टार्ट। उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो जो एप्लीकेशन थी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की, वो उसको भी एक बार दिखाना, सो दैट क्या कंडीशन है, क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट द पर्टिकुलर डेटर जिसके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें उसको पता चल जाए पहले से ही। अब क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हमने क्या दे दी बेटा, एप्लीकेशन दे दी पढ़ने के लिए, उसकी एक कॉपी दे दी। अब वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखिए जरा कैसे करेगा, 83 सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कर रहा है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में देखो क्या लिखा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामाइन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80। कितने दिनों के अंदर कर सकता है, क्या उसे 6-7 महीने लगेंगे ना, विद इन 10 डेज। जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट के दिन ही आपको क्या मिल गई, एप्लीकेशन मिल गई है पढ़ने के लिए,
10 दिनों के अंदर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करोगे और तुरंत उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि क्या इसकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। बात समझ आ रही है? मेरी बात अगर समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो 15 सेकंड पीछे रिवाइंड करो, दोबारा सुन लेना। और सबसेक्शन 2 में देखो क्या बात लिखी हुई है। सबसेक्शन 2 ऑफ 83 में क्या लिखा हुआ है, दैट द रिपोर्ट जो सबसेक्शन 1 में कौन देगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसमें क्या होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विच इन द ओपिनियन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आर क्वालिफाइंग डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 92। यानी कि वो डिटेल्स भी देगा रिपोर्ट के साथ साथ, किस चीज की इस चीज की डिटेल्स की इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से डेप्ट एक्चुअली क्वालिफाइंग डेप्ट है और कौन कौन से डेप्ट्स एलिजिबल हैं किस चीज के लिए, कि उसके अगेंस्ट डिस्चार्ज ऑर्डर पास कर दिया जाए, कि इस पर्टिकुलर डेटर को उस पर्टिकुलर डेप्ट से आजाद कर दिया जाए, उस चीज की डिटेल्स देनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, सबसेक्शन 3 में देखिए क्या होगा। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सब कुछ कहानी की तरह है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कॉल फॉर सच फर्दर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो चाहिए सब मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल जब वो चाहेगा तुरंत उसको मिल जाएगा। कोई अगर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, है ना, फ्रॉम द डेटर या फिर किसी और पर्सन द्वारा, who in the opinion of the resolution professional may provide such information। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि डेटर के पास ये इंफॉर्मेशन है, वो डेटर से मांगेगा, डेटर को देनी पड़ेगी। बट उसे लगता है किसी और पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन है, तो उस अनदर पर्सन को भी देनी पड़ेगी अगर उसके पास वो इंफॉर्मेशन है। और कितने दिन के अंदर देगा वो बंदा इंफॉर्मेशन? 7 दिनों के अंदर। जिस दिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने मांगी है उसके 7 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। मैं कह रहा हूं आप इंडिविजुअल या फर्म इंसॉल्वेंसी पढ़ ले लो या ये चैप्टर पढ़ लो, आपके आधे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो रहे हैं, सब कुछ रिपीटेड है। फिर प्रेजम्पशन ऑफ डेटर्स इनएबिलिटी टू पे हिज डेब्ट्स। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना। सबसेक्शन 5 में क्या बात लिखी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रेज्यूम, कोई एक बात मान के चलनी है। प्रेज्यूम करना मतलब एक बात को अपने दिमाग में रख कर चलना है कि जो डेटर है वो अनेबल है अपने डेब्ट्स को पे करने में एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई है उस दिन वो अनेबल है। इफ अगर इन हिज ओपिनियन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन इंडिकेट करती है that the debtor is unable to pay his debt and he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete, and he has reason to believe that there is no change in financial circumstances of the debtor since the date of application enabling the debtor to pay his debt। यानी कि वो क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि जो डेटर है ये भिखारी है, इसके पास पैसे नहीं है वापस करने के लिए। अगर ऐसा कब करेगा वो, अगर उसके ओपिनियन में उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद उसने देखा कि यार सच में इस बंदे की हालत बहुत खराब है, इसकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 60,000 से भी कम है, इसकी जो एसेट्स हैं वो बेटा 20,000 से भी कम है और इसका क्वालिफाइंग डेप्ट है वो 35,000 रुपए, तो भाई वो कहेगा कि यार ये बंदे की हालत ठीक तो नहीं लग रही है। और जिस दिन से इसने एप्लीकेशन डाली है और आज तक इस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा, मान लेगा कि यार ये बंदा डेप्ट को वापस नहीं कर पाएगा। अब अगली बारी क्या आती है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। सबसेक्शन 6 में देखो क्या बातें लिखी है। कब कब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, आप प्लीज पढ़ के जाइएगा। कब रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, देखो 3 केसेस दे रखे हैं। डेटर सेटिस्फाई नहीं कर पाया उन कंडीशंस को सेक्शन 80 में दे रखी हैं। कौन कौन सी कंडीशंस, वो जो मैंने बताई थी ना, टोटल 7 कंडीशंस थी, 7 कंडीशंस विद ग्रॉस एनुअल वैल्यू, असेट्स, क्वालिफाइंग डेप्ट कितना है, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, घर है या नहीं है, तो 7 कंडीशंस जो मैंने दे रखी थी बेटा, वो अगर फुलफिल नहीं कर पाया है देन इन दैट केस उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। डेट्स डिक्लोज्ड इन द एप्लीकेशन बाय द डेटर आर नॉट क्वालिफाइंग डेप्ट, और जितने डेप्ट्स उसने मेंशन करे थे उस एप्लीकेशन के अंदर उनमें से कोई भी क्वालिफाइंग डेप्ट नहीं है, एप्लीकेशन पूरी रिजेक्ट है। और डेटर ने डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करी है या ओमिशन की है इन द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन सबमिटेड, और वो है ही दगाबाज आदमी, फ्रॉड करने की नियत से उसने एप्लीकेशन भेजी थी, यानी कि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए अब आगे चलते हैं, 1 सेकंड का टाइम दे दो। हाँ जी। हाँ, पर आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन। अगर आपने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट करा है एप्लीकेशन को, तो आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये किसके लिए बात की जा रही है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए। देन एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अभी जो है हमने रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, ये किसके रिस्पेक्ट में पड़ा है, बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो रिजेक्ट किया है।
अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिजेक्ट कर दिया है, मैटर वो नहीं करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर रिजेक्ट करेगी, मैटर तब करेगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 सबसेक्शन 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है 14 दिनों के अंदर, जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिस दिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके 14 दिनों के अंदर एक ऑर्डर पास करेगी, जिसमें वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, एडमिट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन को, जो 81 सेक्शन के अंदर दी गई है। ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन शैल स्टेट द अमाउंट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज क्वालिफाइंग डेब्ट। अगर हाँ उसने एक्सेप्ट कर ली एप्लीकेशन, किसने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। तो भाई जो उसका ऑर्डर है जिसमें एक्सेप्ट कर ली गई है, उस ऑर्डर में उसे मेंशन करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट इज द क्वालिफाइंग डेब्ट, यानी कि कितना अमाउंट उसको माफ किया जाएगा बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड अदर अमाउंट्स एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 92। और फिर वो जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, वो क्या करा जाएगा? अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स को दी जाएगी। अब जो बलि के बकरे बने हैं यानी कि जिनको उनका डेट नहीं मिलेगा, क्रेडिटर्स कौन से वाले बेटा? क्वालिफाइंग डेप्ट वाले, मेंशन इन द एप्लीकेशन। कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर उन तक खबर पहुंच जाएगी ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। और ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इफेक्ट क्या होगा? अब बेटा तबाही आएगी, क्रेडिटर्स की दुनिया में भी तबाही आ जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सेक्शन 85 में ये बातें लिखी हैं। अब सेक्शन 85 जरा देखिएगा क्या कहता है। सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 में कमेंसमेंट ऑफ मॉरिटोरियम की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था? जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाती है उस दिन से, जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उस दिन क्या हो जाता है? मॉरिटोरियम डिक्लेयर हो जाता है। इंटरिम मॉरिटोरियम बंद हो जाता है, मॉरिटोरियम चालू हो जाता है। और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मॉरिटोरियम पीरियड शैल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेब्ट्स। और मॉरिटोरियम में क्या होता है? कुछ खास नहीं, जो इंटरिम मॉरिटोरियम में हुआ था वही मॉरिटोरियम में होगा। कोई पेंडिंग लीगल एक्शन होगा तो वो स्टे हो जाएगा, कोई नया लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बात खत्म। सबसेक्शन 3 में देखो क्या बातें लिखी है दैट ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड, जब मॉरिटोरियम पीरियड चल रहा होगा तो डेटर क्या करेगा? अब देखो ध्यान से इसको पढ़ लेना एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है मैं सारे एरियाज बता देता हूं। मेरी प्रोबेबिलिटी है तो मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन यहीं से अटकेगा। जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं पेपर में आने के ठीक ठाक चांसेस हैं उनके ही। पहले तो एक क्वेश्चन से ज्यादा इस चैप्टर से उम्मीद मत करना, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, इसकी औकात ही नहीं है इस चैप्टर की इतनी, ठीक है ना। इसको इस बुक के अंदर जगह मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज इसे जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, ये डिजर्व नहीं करता, ठीक है। आ जाओ। अब देखो जो डेटर है, अब बेटा उसके हाथ से भागदौड़ चली जा चुकी है। अब डेटर की जो भी पावर थी, जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी, वो सब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की हो जाएंगी। अब डेटर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, कंसर्न इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट उसको मिल ही नहीं सकती है, ना तो प्रमोटर बन सकता है ना ही डायरेक्टर बन सकता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। नॉट डिस्पोज ऑफ और एलिनेट एनी ऑफ द असेट्स, यानी कि अपनी कोई भी असेट्स वो डिस्पोज, बेच नहीं सकता है, अपने से अलग नहीं कर सकता है, ना ही वो क्या कर सकता है। और डेटर क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा अपने बिजनेस पार्टनर्स को कि भाई सुनो मैं ना फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए जा रहा हूँ, यानी कि उसके अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो इनको भी तो ये बात पता चलनी जरूरी है कि ये बंदा बिल्कुल निहायती बेशरम है, इससे बंदे से 35,000 के डेब्ट्स नहीं पे किए जा रहे हैं, ये बात बताना जरूरी है ना। Be required to inform prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be notified by central government either individually or jointly that he is going a fresh start process। जैसे एक होता है ना कि अगर लेट सपोज आपको हेयर फॉल हो रहा है, बेटा मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, और आपको शादी अगर रिश्ता आया है तो आपकी लड़की से जब फोन पे बात होती है तो आपका फर्ज बनता है ना बताना कि सुनो जी मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसे दिक्कत होगी तो फिर वो फ़ोन काट देगी, दिक्कत नहीं होगी तो वो क्या कहेगी? जी आपकी शक्ल से फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आपसे प्यार करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी क्या बतानी पड़ेगी? अपने जो भी फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करोगे उनको ये बातें इन्फॉर्म करनी जरूरी हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्क्लोज करोगे द नेम अंडर विच ही एंटर्स इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शंस इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 84, यानी कि जिस नाम से उसने एप्लीकेशन फाइल करी है तो उसे अपना नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उस नाम से जिस नाम से उसने एप्लीकेशन फाइल करी है। और लास्ट चीज, ये बड़ा सही पॉइंट है, वो ट्रेवल नहीं कर सकता आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट। यार कितना इम्प्रैक्टिकल पॉइंट है यार, उस पर ट्रेवल करने के पैसे होते बेटा तो वो 20,000 की एसेट्स नहीं होती,
20,000 की एसेट्स किसके पास होती हैं? उसकी इनकम नहीं है 60,000 से ज्यादा पूरे साल की। 60,000 पूरे साल की मतलब आप समझ रहे हो, 5,000 रुपये महीना। 5,000 रुपये महीना बंदा जनरल डब्बे की ट्रेन की टिकट ले ले, वो बहुत बड़ी बात है। अबे वो खाने के वादे हैं उसके। आप कह रहे हो ट्रेवल नहीं कर सकता आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। धन्य हो प्रभु, लॉ बनाने वाले, तुमने मजा ही दिला दिया। फिर सेसेशन ऑफ मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम किस दिन खत्म हो जाएगा? द मॉरिटोरियम सीजेस टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मॉरिटोरियम 180 दिनों का होता है। और इंटरिम मॉरिटोरियम कब तक होता है? इसकी कोई प्रेस्क्राइब्ड डे लिमिट नहीं है। वो तो भैया जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है उस दिन इंटरिम खत्म हो जाता है, और जिस दिन एप्लीकेशन सिर्फ एक्सेप्ट होती है उस दिन से मॉरिटोरियम चालू हो जाता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा सेक्शन नंबर 86। अब सबसे बड़ी आपके दिमाग में ये वाली बात चल रही होगी, भैया अगर किसी क्रेडिटर का कोई ऑब्जेक्शन हुआ, भाई जिसका जो बेवकूफ बन चुका है, जिसके 35,000 रुपए नहीं मिल रहे, वो बंदा क्या करेगा? ऑब्जेक्शंस बाय क्रेडिटर एंड देयर एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ऑब्जेक्शन मतलब अपना हक मांगना कि सुनो भैया मुझे इस बात से आपत्ति है, ये जो ऑर्डर पास किया गया है। सबसेक्शन 1 ग्राउंड्स क्या होंगे ऑब्जेक्शन के? किस किस ग्राउंड पे क्रेडिटर क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट कर सकता है उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर का। एनी क्रेडिटर, जो भी मेंशन था ऑर्डर में, हर क्रेडिटर नहीं, सिर्फ जो ऑर्डर के अंदर मेंशन था, जिसके डेप्ट को क्वालिफाइंग डेप्ट की तरह क्या कर दिया गया था? डिस्चार्ज ऑर्डर पास कर दिया गया था। इन द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू हुम अ क्वालिफाइंग डेप्ट इज ओड में, वो क्या कर सकता है? क्रेडिटर को ये नहीं है कि बेटा वो 10 साल बाद केस करेगा, वो क्या करेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। ये डेज याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 डेज। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज, जिस दिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर से, वो क्या करेगा? सिर्फ ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स क्या कर सकता है? वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं, उसके बाद उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। यानी कि इंक्लूड क्यों किया? मेरे डेप्ट को एज अ क्वालिफाइंग डेप्ट। उसे लगता है कि उसका जो डेप्ट है वो क्वालिफाइंग डेप्ट नहीं है, यानी कि वो उन 3 चीजों में आता है, वो सिक्योर्ड या फिर क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डेप्ट था, या फिर आपका वो वाला एक्सक्लूडेड डेप्ट था, या फिर वो 3 महीने से पहले वाला। या तो उसको लगता है उसका डेप्ट उसके अंदर आता है तो वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन कर सकता है। या फिर इनकरेक्ट है डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेप्ट, जो भी एप्लीकेशन के अंदर क्वालिफाइंग डेप्ट है उसकी डिटेल्स गलत है, तो वो चीजें भी यहां पे मेंशन करनी है। और वो फाइलिंग कैसे करेगा अपने ऑब्जेक्शन की? तो देखो आप ये 2 पॉइंट याद रखना कि किन 2 केसेस में वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट कर सकता है। मोड ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा। क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर देगा एप्लीकेशन क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा किसको? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, साथ में उसे डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे कि भैया कैसे प्रूव करेगा, कैसे एविडेंस देगा कि भाई ये 2 कंडीशन 2 ग्राउंड्स के अंडर उसका केस कवर हो रहा है। एवरी ऑब्जेक्शन टू बी कंसिडर्ड। आपको ऑब्जेक्शन को कलेक्टिवली या कंसोलिडेटेड वे में सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्शंस को, हर ऑब्जेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करना है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंसिडर एवरी ऑब्जेक्शन मेड अंडर दिस सेक्शन। और एग्जामिनेशन करेगा वो किनकी? उन ऑब्जेक्शंस की। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास कितना टाइम है उन ऑब्जेक्शंस का एग्जामिनेशन करने का? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामाइन द ऑब्जेक्शंस एंड ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑब्जेक्शंस विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 10 दिनों के अंदर 10 दिन का टाइम किसके पास है? क्रेडिटर के पास ऑब्जेक्शन करने का, और उसके अगले 10 दिन का टाइम किसके पास है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास उस ऑब्जेक्शंस को एग्जामाइन करने का। एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे एग्जामाइन ऑन एनी मैटर दैट अपीयर्स टू हिम रेलेवेंट। बकवास। स्टेप्स क्या लेगा अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? देखो, अगर उसे लगता है एग्जामिनेशन करने के बाद कि भाई कुछ तो बात है क्रेडिटर के ऑब्जेक्शन में, देन वो प्रिपेयर करेगा एक नई लिस्ट, अमेंडेड लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर, कि भाई सॉरी भाई क्रेडिटर गलती हो गई, अब एक नई लिस्ट बना रहा हूं मैं क्वालिफाइंग डेप्ट की। फिर एक एप्लीकेशन अब दोबारा भेजेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि मालिक दोबारा डायरेक्शंस दो, दोबारा ऑर्डर दो, और फिर ऐसे अदर स्टेप्स लेगा रिलेटिंग टू द डेटर। देन अगला क्या है? सेक्शन नंबर 87। सेक्शन 87 यार अब कितना बचा हुआ है? अभी तो बहुत बचा हुआ है। आ जाओ सेक्शन 87, एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब एप्लीकेशन डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ 87, चाहे डेटर, देखो कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, डेटर
या फिर क्रेडिटर जो भी एग्रीव्ड है यानी कि पीड़ित है बाय एनी एक्शन टेकन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 86, इसके अंदर अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, चाहे डेटर को या क्रेडिटर को, क्योंकि अगर क्रेडिटर ने लेट सपोज एक कोई उसका डेप्ट क्वालिफाइंग डेप्ट नहीं है ये प्रूव कर दिया, तो फिर क्या हो सकता है, डेटर को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लगता है कि भाई ये क्वालिफाइंग डेप्ट में इंक्लूड होना चाहिए, तो वो बंदे क्या कर सकते हैं, चाहे डेटर या फिर क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 10 days ऑफ सच डिसीजन, मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसमें वो चैलेंज करेंगे सच एक्शंस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। किस बेसिस पे वो चैलेंज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को, उस डिसीजन को ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द डेटर और क्रेडिटर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, कि डेटर और क्रेडिटर को उसने मौका ही नहीं दिया उनकी बात सुनने का। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉल्यूडेड विद द अदर पार्टी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो क्रेडिटर के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये आरोप डेटर लगा रहा है, या फिर अब फिर क्रेडिटर के आरोप लगा रहा है कि डेटर के साथ मिलकर काम कर रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कॉल्यूडेड मतलब मिलकर काम करना। इन अराइविंग एट द डिसीजन that the resolution professional has not complied with the requirements of section 86। सर इसने कानून के अगेंस्ट बात करी है, और ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें किसके लिए की जा रही हैं, सिर्फ 35,000 रुपए के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो, कानून प्लीज कुछ और दिखाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में बच्चों को। फिर ऑर्डर क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह रहा है भाई इतने बड़े बड़े केसेस हैं, तुम क्यों प्राण पी रहे हो मेरे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डिसाइड द एप्लीकेशन, जो अभी सबसेक्शन 1 में दी गई है, विद इन कितने दिन, 14 दिन के अंदर ऑफ सच एप्लीकेशन एंड मेक एन ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। अब उसको जो ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा 14 दिन के अंदर। एक्शन अगेंस्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और हाँ अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पकड़ा गया कि भाई उसने कंप्लाई नहीं किया रिक्वायरमेंट्स, कॉल्यूड किया है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी, यानी कि अगर उसने ये निकमपंती करी है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो फॉरवर्ड करेगा एक ऑर्डर किसको, बोर्ड को, एंड द बोर्ड मे टेक सच एक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंप्लेंट किसको करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को, कहेगा कि देखो यार तुम्हारा लड़का ये क्या कर रहा है, इससे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, एक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं हो पाया। और बोर्ड क्या करेगा, जो भी एक्शंस आईबीसी के अंदर लिखे हुए हैं उस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट, वो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं, वो उसके अगेंस्ट क्या करी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 4 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि किसको क्या सजाएं दी जाएंगी। फिर आ गई जनरल ड्यूटीज क्या है डेटर की। अब ये आ गए छोटे छोटे पॉइंट, मैं यही कहूँगा कि ये भाई आप सेल्फ रीड वाली बात है, सेल्फ रीड है, प्लीज़ आप इसको एक बार रीड मार लेना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कराने लायक चीज़ है। फिर अगर रिप्लेसमेंट करना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, सेक्शन 89 के अंदर बात बोली गई है, भाई बहुत टुच्चा टॉपिक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। देखो वेयर द डेटर और क्रेडिटर को लगता है, या तो डेटर को या क्रेडिटर को, दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ है सेक्शन 82 में उसको रिप्लेस करना चाहिए, बढ़िया आदमी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि सर प्लीज रिप्लेस कर दो उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, पुराने वाले को। अब क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, जब एप्लीकेशन उसके पास आएगी तो अगले 7 दिनों के अंदर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो क्या करेगी, मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड, वो बोर्ड को एक रेफरेंस देगी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि सुनो तुम्हारा ये वाला माल खराब है, तुम्हारा ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मुझको अच्छा नहीं लगा, प्लीज मुझे कोई दूसरा रेकमेंड करो। अब बोर्ड का काम क्या होगा, अगले 10 दिनों के अंदर बोर्ड और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में 7 और 10 दिन का है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से बोर्ड के पास जाएगा तो कितना, 7 दिन, बोर्ड फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कितने में करेगी, 10 दिन, ये चीज रट लो, हर जगह आएगी। अब बोर्ड क्या करेगा, अगले 10 दिनों के अंदर रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस वो क्या करेगा, रेकमेंड करेगा एक सुंदर से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, अपॉइंट कर लेगी उस अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। फिर डायरेक्शन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यार प्लीज यार सेल्फ रीड करो यार, इतना नहीं, इतनी फॉर्मेलिटीज मैं नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 90 में देखो कुछ बातें लिखी हैं, एक बार इसको देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 90, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। किस डायरेक्शंस के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है, फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन रेफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85, सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द डेटर। वो जो सबसेक्शन 385 में वो जो नॉन कंप्लायंस बाय डेटर था ना, जिसमें डेटर निकम्मा आदमी निकला था, वो जो 3 चीजें थी वो यहां पे बात की गई है।
या फिर कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ डेटर रेफर टू इन सेक्शन 88। सेक्शन 88 के अंदर देखो जरा कौन सी बात लिखी हुई थी, एक सेकंड रुको मैं बताता हूं। जनरल ड्यूटीज, यहां पे आ जाएगी जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर। जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर जो मैंने आपको सेल्फ रीड करने के लिए भी ऊपर दिया है पॉइंट। सब सेक्शन 2 में फिर आप पर्टिकुलर ये चीज देख सकते हो, कुछ है नहीं। रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। अब जरा देखना सब सेक्शन 1 में क्या बातें लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन दी जाएगी किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, किसके द्वारा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देगा। किस चीज के लिए, रिवोक करने के लिए, वापस लेने के लिए वो ऑर्डर जिसमें उसने एडमिट कर ली थी एप्लीकेशन। अब ये रिवोक क्यों होगा, जरा देखो। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट कर सकता है एक एप्लीकेशन किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिसमें वो क्या कह रहा है कि प्लीज सर रिवोक कर दो अपने इस ऑर्डर को जो आपने सेक्शन 84 में पास किया था। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि मालिक अब क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है। उसने कहा मेरे पास फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं, इस वजह से इस एप्लीकेशन को आप क्या कर दो, रिवोक कर दो, इस ऑर्डर को रिवोक कर दोगे। क्या केसेस हैं कि कोई चेंजेस ड्यू टू एनी चेंज इन द फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस ऑफ द डेटर इज इनएलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। कि सर डेटर की ना एक लॉटरी लग गई है, या डेटर केबीसी में गया था और वहां पे 50 लाख रुपए जीत गया है, अब उस पर दया करने की जरूरत नहीं है, अब वो इनएलिजिबल बन चुका है। किस चीज के लिए, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, अब वो अमीर आदमी हो चुका है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन कंप्लायंस बाय डेटर। कि सर ये डेटर जो था ना उसने नॉन कंप्लाई किए थे वो 3 पॉइंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि डेटर ने जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी, किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, वो जो 7 कंडीशंस थी वो सारे पॉइंट यहां पे आ गए। देन उसके बाद कि डेटर हैज एक्टेड इन अ मैलिफाइड मैनर, गलत तरीके से और विलफुली फेल करा था कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। गलती से फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के अगर डेटर ने कोई गलती करी है तो फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शिकायत करेगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि सर जो आपने वो ऑर्डर पास किया था ना जिसमें आप एडमिट कर रहे थे इसकी एप्लीकेशन, उसको आप रिवोक कर दो उस ऑर्डर को, यानी कि वापस ले लो। अब फिर ऑर्डर क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो उसको एनालाइज करने के बाद अगले 14 दिन के अंदर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मे बाय ऑर्डर एडमिट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। यहां पे एडमिट अगर करेगा एप्लीकेशन को तो क्या हो जाएगा, देखो अगर एडमिट करेगा यानी कि रिवोक हो जाएगी, रिवोक ऑर्डर हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट कर देगा इसकी एप्लीकेशन को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तो क्या हो जाएगा, रिवोक नॉट पॉसिबल, रिवोक पॉसिबल नहीं होगा, जो ऑर्डर पहले था वही कंटिन्यू रहेगा। और फिर इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हाँ तो मॉनिटोरियम फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शैल सीज टू हैव इफेक्ट एंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप बता ही सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अब डिस्चार्ज ऑर्डर की बात आती है, चैप्टर खत्म होने वाला है। डिस्चार्ज ऑर्डर सेक्शन 92 मैं ये कहूँगा ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बना तो ये भी एक ठीक ठाक एलिजिबल पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑर्डर यानी कि वो अच्छे दिन की जिसके लिए डेटर आज तक वेट कर रहा था, इतने पापड़ बेले थे, जिस दिन उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अपने क्वालिफाइंग डेप्ट से। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेप्ट और सबमिट करेगा उस लिस्ट को किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कितने दिनों के लिए, एटलीस्ट 7 दिन पहले, बिफोर द मॉरिटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। और मॉरिटोरियम पीरियड कब खत्म होता है, मैक्सिमम पीरियड कितना है, 180 डेज का है, आपको पता होगा। उसके 7 दिन पहले यानी कि 173 दिन या 174 दिन आप कह सकते हो अगर कंप्लीट डे लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम लिस्ट आप सबमिट कराओगे किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। डिस्चार्ज ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास अ डिस्चार्ज ऑर्डर एट द एंड ऑफ द मोरिटोरियम पीरियड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटर फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेप्ट। वो क्या होगा, डिस्चार्ज ऑर्डर पास कर देंगे। देन डिस्चार्ज ऑफ डेटर फ्रॉम लाइबिलिटीज, अब डेटर को अपनी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कौन सी लाइबिलिटीज से, ये देख लीजिए जरा, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था या फिर कोई इंटरेस्ट था या कोई पेनल्टीज थी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज क्वालिफाइंग डेप्ट्स, उन सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ को प्लीज़ लर्न कर लेना, ठीक है ना। देन उसके बाद सबसेक्शन 4 में डिस्चार्ज ऑर्डर शैल नॉट डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम एनी डेप्ट नॉट इंक्लूडेड इन सबसेक्शन 2 एंड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 3। यानी कि डिस्चार्ज ऑर्डर में आपको भाई साहब हर चीज़ से नहीं छोड़ा जाएगा, आपको सिर्फ ये जो यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं सिर्फ इनसे आज़ाद किया जाएगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन एंट्री इन रजिस्टर, और उसके बाद क्या दिया जाएगा, बोर्ड को फॉरवर्ड की जाएगी रिपोर्ट और वहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने रजिस्टर में, बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड अपने रजिस्टर में क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा इस चीज़ की कि इस बंदे का फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस हुआ है और ये अगले 12 महीने तक दिख ना जाए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस करवाता हुआ, ठीक है। और डिस्चार्ज ऑफ एनी अदर पर्सन, ये प्लीज़ आप खुद करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जरूरत ही नहीं है हो। और अगेन मैं हर चैप्टर के एंड में बोलता हूँ और इस चैप्टर के एंड में भी कहूँगा कि कुछ करो ना करो,
ये 6 क्वेश्चन जरूर कर लेना, पीछे टेस्ट योरसेल्फ वाले। कोई भरोसा नहीं बेटा, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, पूछ लेते हैं आपसे, तो प्लीज़ वो मौका मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ सामने आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा होता है खत्म।